हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, वो है आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया। ठीक, सामाजिकरण की प्रक्रिया में हम बहुत चीज़ सीखेंगे। सारे सामाजिकरण के सिद्धांत सीखेंगे। जो सिद्धांत आपके कूले का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत, जो सामाजिकरण के जो सभी राइटरों ने अपने अपने वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने आपके सिद्धांत दिए हैं, वो सिद्धांत देखेंगे। कूले का सिद्धांत, मिड का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिकरण के सारे सिद्धांत देखेंगे। सामाजिकरण होता क्या है वो देखेंगे। उसके प्रकार देखेंगे, सामाजिकरण के प्रकार देखने वाले हैं। सामाजिकरण की विशेषताएं देखने वाले हैं। सामाजिकरण होता क्या है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। सामाजिकरण, नाम से आप जानते हैं सामाजिकरण मतलब जो समाज से रिलेटिव रहता हो। ठीक है, सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण वो होता है एक जो प्राणी है, जो जीवन में आया है, उसको सामाजिकरण होना बहुत ज़रूरी है। समाज के साथ उसे रहना, समाज के साथ मिलना बहुत ज़रूरी आवश्यक है इस जीवन क्रिया में। समाजीकरण ना ही केवल एक आपको समाजीकरण बनाता है, वो पूरे ज़िंदगी भर चलता रहता है। समाजीकरण क्या करता है? आपको एक स्टेबल और एक अच्छा व्यवहार करने वाला, एक बहुत जिम्मेदार इंसान बनाता है। बच्चा समाजीकरण में, समाज में नहीं जाएगा तो उसका डेवलप नहीं होगा। सिर्फ कौशलों का ही विकास होना ही विकास नहीं होता है। एक बालक को समाजीकरण विकास भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण क्या क्या होता है? देखो, समाजीकरण का मतलब ये नहीं बस समाज में ही बैठ लिया। समाजीकरण का मतलब बहुत कुछ होता है। समाजीकरण में नैतिक विकास सीखना, उसके समाज के रीति रिवाज सीखना, समाज से परोपकार करना सीखना, व्यवहार करना सीखना, समाज के साथ मिलना उठना बैठना, समाज के साथ इंसान धर्म सीखता है, अपना जाति सीखता है, अपना व्यवहार सीखता है, सांस्कृतिक सीखता है, अपने कल्चर सीखता है। वो किसके थ्रू सीखता है? आपके समाजीकरण के द्वारा, सोशलाइजेशन। जब सोशलाइजेशन नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा। जब छोटा बच्चा है, जब वो समाज में देखेगा कि हमारे घर ऐसे पूजा होती है, कि हमारे घर ऐसे पूजा होती है, कि मेरी मम्मा ऐसे करती हैं, मेरी मम्मा ऐसे करते हैं, मेरे फादर ऐसे करते हैं, व्यवहार वो देखता है। पूरे समाज में जाता है, घर जाता है, अपने इधर उधर घूमता है, माँ बापों के गांव जाता है, दादी बाबा के पास जाता है, तो समाज में जो देखता है वही वो सीखता है। और समाजीकरण देखकर ही बच्चा थोड़ा थोड़ा क्या पूरा समाज में डेवलप होता है। एक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान को, प्राणी को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाती है। ठीक है, आओ चलो देखते हैं समाजीकरण क्या की परिभाषा क्या होती है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण क्या होता है? जॉनसन क्या बोलते हैं? समाजीकरण वो बोलते हैं, समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। इनके अनुसार ये है समाजीकरण, जो समाजीकरण सीखते हैं वो समाज में कार्य करने योग्य बनता है। ठीक है, समाजीकरण की विशेषता क्या होती है? समाजीकरण विशेषता क्या होता है? क्या विशेषता है इसकी? तो समाजीकरण की विशेषता होती है आपकी, समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। बिल्कुल, ऑफकोर्स। अब जो संस्कृत मैंने जो समाज में सीखे हैं, मैंने जो रीति रिवाज सीखे हैं, जो या फिर मेरी पिछली पीढ़ी ने सीखे थे कि शादी ब्याह कैसे होते हैं, पूजा पाठ कैसे होते हैं, उसमें ये रिवाज होती है, उसमें ये रिवाज होती है, हमारे फंक्शन में ये रिवाज होती है, वो रिवाज मैं अब अगली पीढ़ी को सिखाऊंगी, फिर वो अगली पीढ़ी किसी और पीढ़ी को सिखाएगी। तो क्या होता है? समाजीकरण जो होता है, आपकी सांस्कृतिक होती है, कल्चर होता है, वो भी एक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरित होता रहता है। आपके जो फादर हैं, दादा हैं, जो आपको सिर्फ उन्होंने समाजीकरण में सिखाया कि ऐसे होता है, वैसे होता है, तो वही चीज़ आप नियम सीखते हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहते हो। ठीक है, समाजीकरण एक अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं, समूहों एवं एजेंसियों के माध्यम से होता है। सही बात है। जब समाजीकरण कैसे होता है? देखो, स्कूलों के द्वारा होता है। जब हम किसी संस्था में जाते हैं, स्कूल में टीचर्स हमें समाजीकरण सिखाते हैं। ठीक है, समाजीकरण सिखाते हैं, एजेंसियों में सिखाते हैं। हम हर जगह से समाज के बारे में सीखते हैं, एजेंसियों से, समूहों से। अब मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है, आपका बड़ा है, जो भी एक ग्रुप में जाएगा, उसका बिहेव देखेगा, सबका अलग अलग बिहेव देख से वो समाजीकरण सीखता है। तो क्या है समाजीकरण? कहाँ से सीखा जाता है? एक एजेंसियों से सीखा जाता है, आपका विभिन्न संस्थाओं से सीखा जाता है। ठीक है, समूहों से सीखा जाता है। ठीक है, समाजीकरण व्यक्ति को जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। सही बात है, एक जैविकीय प्राणी है। प्राणी क्या है? एक जैविकीय प्राणी है। जैविकीय मीन्स
बायोलॉजिकली प्राणी है, बट उसको एक सामाजिक प्राणी कैसे बनता है, वो सामाजिकरण ही उसको सामाजिक प्राणी बनाता है। ठीक है, अब हम सामाजिकरण के प्रकार देख लेते हैं। सामाजिकरण के प्रकार दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सामाजिकरण के प्रकार पढ़ लेते हैं। सामाजिकरण के प्रकार, ठीक है, सामाजिकरण के प्रकार दो होते हैं आपके, एक प्राथमिक सामाजिकरण, एक होता है द्वितीय सामाजिकरण, जिसको हम द्वितीय को गौण सामाजिकरण भी बोलते हैं। देखो प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है, प्राथमिक सामाजिकरण वो होता है जो बच्चा अपने प्राथमिक चीज़ों पे रहता है। सबसे पहले जहाँ रहता है तो वो कहाँ रहता है, आपके परिवार में और फ्रेंड सर्कल में रहता है, ठीक है, छोटा बच्चा आपका शैशवावस्था तक। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्राथमिक होता है आपका सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण में क्या होता है, फैमिली आ गई, आपके फ्रेंड्स आ गए। तो उस प्राथमिक सामाजिकरण में वो इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। ठीक है, प्राथमिकरण में ही अपने जीवन की शुरुआत करता है, मतलब वो इस 0 से 2 साल तक शैशवावस्था शुरू हो जाती है। शैशवावस्था में प्राथमिक सामाजिकरण आता है। ठीक है, तो इस जो प्राथमिक सामाजिकरण है, बालक समाज के माध्यम से सही व्यवहार का ज्ञान सीखता है। तो वो प्राथमिक में क्या सीखता है, वह व्यवहार सीखता है। ठीक है, व्यवहार का ज्ञान सीखता है। वो कहाँ से सीखता है, आपका देखो स्कूलों शिक्षा से सीखता है। ठीक है, संस्कृति सीखता है, मूल्य सीखता है, तथा अभिवृत्ति एटीट्यूड सीखता है। एटीट्यूड का विकास इसी चरण में होता है। प्राथमिककरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में क्या आता है, परिवार, फैमिली आती है और मित्र आते हैं। ये क्वेश्चन आपका पुटअप हो जाता है कि प्राथमिक सामाजिकरण में मुख्य अभिकर्ता कौन होते हैं, वो डाल देंगे, आपकी विद्यालय डाल देगा, है ना, समाज डाल देगा बाहर का, और आपका परिवार डाल देगा, मित्र डाल देगा। तो आपको बताना है प्राथमिक अभिकर्ता कौन होते हैं आपके प्राथमिक सामाजिकरण में। जो प्राथमिक अभिकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं, फैमिली होती है और फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका द्वितीय सामाजिकरण, मतलब गौण सामाजिकरण। इस प्रकार के सामाजिकरण में क्या होता है, बच्चा थोड़ा बाहर निकलने लगता है अपनी एज से। बाल्यावस्था में बच्चा बाहर निकलने लगता है। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चा बाहर निकलेगा तो बाहर समाज सीखता है, समाजीकरण सीखता है, समाज करना, सोशलाइजेशन सीखता है। जैसे कि बाहर अपने खेलों के मैदान में, विद्यालय में, स्कूल में जाके। ठीक है, तो वो क्या आपका इसमें कौन सा माध्यम है, इस प्रकार के सामाजिकरण में मोहल्ला, विद्यालय में, खेल के मैदानों में, पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो द्वितीय सामाजिकरण में क्या होता है, वो मैंने बताया ना, अपने घर से, बैकग्राउंड से बाहर निकलता है। तो वो द्वितीय सामाजिकरण में बाहर सीखता है, खेल के मैदानों में, पड़ोसियों से, एनीथिंग, बस उसको फिर बाहर की चीज़ें सिखाती हैं। बाहर निकल जाता है बच्चा तो बाहर का समाज सीखता है, वो द्वितीय सामाजिकरण में आता है। ठीक है, फिर आप देख लेते हैं हम सामाजिकरण की सिद्धांत देख लेते हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं और किस किसने सामाजिकरण के सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, सामाजिकरण के सिद्धांत। ठीक है, सामाजिकरण के सिद्धांत किसने दिए हैं। ठीक है, देखो आपका मिड ने दिया है, दुर्खिम ने दिया है, कूले का सिद्धांत, ठीक है, और आपका एरिक्सन। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्खिम क्या कहते हैं, का सिद्धांत क्या है, तो दुर्खिम का सिद्धांत है समाज की मान्यताएं, मानक एवं रीति रिवाज, मूल्य उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो समाज की मान्यताएं हैं, जो मानक हैं, वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दुर्खिम कहते हैं कि जो समाज की मान्यताएं, मानक है एवं रीति रिवाज है, वो उसकी बातें करते हैं। समाज में प्रतिनिधित्व ये होता है। ठीक है, लोग उन्हें मानते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि जो समाज है, दुर्खिम का कहना है कि जो समाज के लोग हैं वो किसको मानते हैं, समाज की मान्यताएं मानते हैं, मानक मानते हैं, रीति रिवाज मानते हैं, मूल्य मानते हैं, तो वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नाम दिया है। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि दुर्खिम का सामाजिकरण का सिद्धांत कौन सा है, अन्य नाम क्या है, तो वो है सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत। ठीक है, जो कि आपका कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, फिर है आपका कूले का सिद्धांत। कूले के सिद्धांत को हम बोलते हैं स्वदर्पण का सिद्धांत। इनका कहना है, इनका तात्पर्य है, ये बोलते हैं कि कूले बोलते हैं कि जिस प्रकार हम अपना आईने में, जिस प्रकार हम अपना रूप दर्पण में देखते हैं और अपनी थिंकिंग बनाते हैं, जब हम दर्पण में देखते हैं तो उसका प्रतिनिधित्व हमारे इफेक्ट पड़ता है, हम पर इफेक्ट पड़ता है, समाज की सारी बातें हम पर इफेक्ट पड़ती हैं। हम जब दर्पण में देखते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचते होंगे, हम अलग अपने अपने विचार बनाते हैं, थिंकिंग बनाते हैं, लॉजिक बनाते हैं। तो वो जो हमारा लॉजिक बनना है, दर्पण के साथ जो लॉजिक बन रहा है, वही हमारा समाजीकरण होता है। तो इनका कहना है कि स्वदर्पण के
सिद्धांत के अनुसार सब दर्पण करके ही इंसान का वो समाजीकरण होता है। तो देख लेते हैं, कूले के अनुसार दर्पण के सामने खड़े होने पर हम स्वयं को जैसा देखते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है। हम यह भी सोचने लगते हैं कि अन्य लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। इन विचारों से हमारे संवेग, विचार, दृष्टिकोण प्रभावित होते हैं। जब हमारी मेंटेलिटी चेंज होती है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, जो हम दर्पण में देखते हैं वो हमारा सब कॉन्फिडेंस है, आपके विचार हैं, जो थिंकिंग है, वो सब दर्पण पे डिपेंड हो गई ना। तो जब हम गलत सोचेंगे कि भाई लोग क्या सोचेंगे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मैं जैसे स्टार्ट करा है मैंने वीडियोस की, अब लोग क्या सोचेंगे, अरे इसके तो सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे और बिना बात की वीडियो बनाई जा रही है, अगर मैं ये सोचने लगूँ अपने दर्पण में आके तो वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव या समाजीकरण सब कुछ दर्पण पे डिपेंड करता है। इसमें कूले का सिद्धांत का नाम है सब दर्पण का सिद्धांत। कूले ने समाजीकरण में प्राथमिक समूहों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। जो कूले हैं उन्होंने अपने समाजीकरण सिद्धांत में बोला है कि जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वही एक मेन होता है। प्राथमिक आपको पता है क्या होता है, परिवार होता है, फ्रेंड्स होते हैं और खेल समूह होता है। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मिड का सिद्धांत और एरिक्सन का सिद्धांत। अब पढ़ लेते हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, मिड का सिद्धांत मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, फिर आप लोग कहेंगे मैम एरिक्सन का सिद्धांत नहीं करानी, इतनी बड़ी वीडियो कर दी, इसलिए पहले हम एरिक्सन का सिद्धांत देख लेते हैं, फिर उसके बाद मिड का सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो में बंडूरा के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर अब एरिक्सन का सिद्धांत। अरे एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में कितने सिद्धांत दिए हैं? 8 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत, उनका कहना है कि जो सामाजिकरण होता है बच्चा 8 पॉइंट सिद्धांत तक सीखता रहता है। कहाँ तक सीखता है? पूरे निराशा, पूरा जीवन भर उसको मनोसामाजिक सिद्धांत चलता रहता है। ठीक है, तो उनका पहला है, वो बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, तो विश्वास वर्सेस अविश्वास। ठीक है, बिलीव अनबिलीव। ठीक है, तो सेकंड है उनका सामाजिक सिद्धांत स्वतंत्रता बनाम शर्म। बच्चा क्या करता है? स्वतंत्रता करता है और फिर उसके अपेक्षा शर्म होती है। ठीक है, थर्ड है आपका पहल बनाम अपराध बोध। 4 है आपका परिश्रम बनाम हीन भावना। 5th है आपका पहचान बनाम पहचान भ्रांति। 6 है आत्मीयता बनाम अलगाव। ठीक है, 7 है जननात्मकता बनाम स्थिरता। ओके, 8 है आपका संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक, ये 8 सिद्धांत है मनोसामाजिक के, इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, किसी भी एक सिद्धांत को उठा लेता है एग्जामिनर, उसमें से पूछ लेता है कि इसमें सिद्धांत क्या है, या फिर मैचिंग करके पूछ लेता है। आपको 8 का सीरियल याद होना चाहिए, पहले ये होता है सेकंड होता है, क्योंकि सीरियल वाइज सीरियल होते हैं, ऐसे कहीं से भी नहीं उठा सकते, क्रम वाइज याद होने चाहिए आपको। वो मैचिंग में भी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन में एक गलत डाल के इसमें ऐसे भी पूछ लेता है, मतलब कैसे भी पूछ लेता है। पूरे 8 आपको याद होने चाहिए और 8 में पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी थ्योरी आएगी, किस में क्या आएगी, वो अब हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, जो एरिक्सन का फर्स्ट चरण है, फर्स्ट सिद्धांत है, वो क्या है आपका विश्वास बनाम अविश्वास। बच्चा होता है जो, वो उसकी एज में क्या होता है, इसका जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है। जब बच्चा होता है वो 1 वर्ष, पहले वर्ष 1 वर्ष से अनुभव शुरू कर देता है समाज को। ठीक है, वो क्या करता है, विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। जब पता है छोटा बच्चा होगा, 1 साल का होगा, तो उसे किसी भी, देखो भविष्य की कोई चिंता नहीं होगी, वो दिन भर आराम पे ही रहता है। छोटा बच्चा होता है 6 महीने तक का, वो आराम पे रहता है, दूसरों पर डिपेंड होता है, और शारीरिक आराम, कम से कम उसे डर रहता है। वो 1 साल के बच्चे में कोई डर नहीं होता कि हाँ मुझे, वो नहीं डरता, वो आवाज़ से डरता है, वैसे भय से नहीं डरता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बचपन में विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में अच्छा और संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह है जैसे विचार विकसित होते हैं, तो उसको विश्वास होता है, क्योंकि वो अभी बाहर नहीं गया होता, माँ की गोदी तक ही सीमित होता है, उसको सिर्फ आराम चाहिए, उसको खाने के लिए सामान चाहिए, बस उसे कोई चिंता नहीं फ्यूचर की, एनीथिंग, कुछ भी सोचने की उसमें कुछ भी क्षमता नहीं है कि वो विचार कर सके या मूल्य अपना सके या संस्कृति या कुछ भी नहीं। तो उसको क्या होता है कि वो एक विश्वास बन जाता है कि हाँ देखो मैंने
उसको अच्छे से खिलाया, किसी और अदर पर्सन ने छोटे बच्चे को खिलाया, गोदी में खिलाया, उसको घुमा दिया, फिरा दिया, तो उसको एक अच्छी पहल बन जाती है, उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ एक समाज है, बहुत अच्छी जगह है, ये उसको विश्वास बन जाता है। ठीक है, तो उसमें उसमें अविश्वास क्या हो जाता है, जब उसको अच्छे से उसको ना दूध दिया जाए, उसको अच्छे से ना रखा जाए, तो उसको क्या पहल बन जाएगी, बनाम बन जाएगा अविश्वास हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड आपका स्वतंत्रता बनाम शर्म, मतलब फ्रीडम। जब बच्चे को हम फ्रीडम देंगे, उसको अच्छे से वो रखेंगे, तो वो क्या होगा, एक स्वतंत्रता, अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। तो इसमें एरिक्सन के दूसरे चरण में क्या होता है, ये उनकी एज होती है उसकी 1 से 3 साल। ठीक है, उसकी इनके दूसरे चरण में होता है 1 से 3 वर्ष के बीच की ये अवस्था होती है, ये जो कि आपकी शेष अवस्था, बाल्यावस्था दोनों में होती है। क्या होता है, जैसे कि बच्चा है, बच्चे को हमने फ्रीडम दी कि हाँ बच्चे तुम यहाँ कूदो, खेलो कूदो, जो तुम्हें बोलना है बोलो, जहाँ पे जैसा तुम्हें करना है करो, तो उनमें एक स्वतंत्रता आती है, उनको एक फ्रीडम आती है, उसको हम वहीं रोक दें। जैसे ज़्यादा बच्चे बोलने वालों को बोला जाता है ना कि बच्चे को क्वेश्चन जितना करता है करने दो, और जितना खेलता है कूदने दो, जो वो करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, तो वो ये बात सही है, वो उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसको हम वहीं दबा देते हैं, तो उनमें एक तरह से शर्म आ जाती है, पहल बन जाती है, उनको शर्म की भावना बन जाती है। किसी भी बच्चे को हम ज़्यादा कठोर दंड देने लगे हैं, उसको डांटने लगे हैं, सब कुछ करने लगे, तो वो क्या होता है, शर्म से बह करने लगता है, उसकी जिज्ञासा वहीं दब जाती है, वो शर्म के वो उसमें अंडर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्रता बनाम शर्म। ठीक है, थर्ड है आपका पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, तीसरा चरण है ये एरिक्सन का, तीसरा चरण है पहल बनाम अपराध बोध। मैंने कहा ना चरण 1 बाय 1 याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि थर्ड चरण एरिक्सन का कौन सा है, तो कौन सा है, पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, तो इस चरण में क्या होता है, ये आपकी पाठशाला जाने के प्रारंभिक वर्ष के बीच होती है, जब बच्चा, भाई सही बात है, जब 1 से 3 के ऊपर हो जाए तो वो पाठशाला जाने लगेगा, बाहर जाने लगेगा, किंडरगार्टन में लगेगा, प्ले स्कूल में जाने लगेगा, वो एज आपकी पहल बनाम अपराध बोध कितनी है, 3 से 5 ईयर्स होती है। ठीक है, बालक अचानक से एक बड़ा समाज तथा संसार देखता है, ऑफकोर्स एक अचानक से देखता है, पहले वो घर में ही रहता है 2 साल तक, 2-4 अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ, चाचा मामा इन सब के साथ मिल लिया। ठीक है, फिर अचानक से वो स्कूल जाता है, अचानक से एक संसार देखता है। ठीक है, एक पूरा वर्ल्ड देखता है कि यहाँ पे ये भी हैं, टीचर्स हैं, नैनी है, सब कुछ है, प्रिंसिपल हैं, सब देखता है, संसार देखता है। ठीक है, वो एक समाज देखता है, तो उसकी जिम्मेदार की भावना के विकास के साथ साथ बालक के पहल करने की क्षमता में वृद्धि होती है। अब तक तो वो क्या था कि विश्वास था कि हाँ, विश्वास ये था कि हाँ सब कुछ समाज है, समाज अच्छा होता है, ये होता है, बट अब क्या हुआ, वो पहल बनाने लगता है कि हाँ हमको ऐसे करना चाहिए, समाज में ये करना चाहिए। तो जब वो पहल बनाता है, देखता है आसपास के थोड़े समाज को देखने लगता है, तो वो एक तरह से पहल बनाने लगता है, अपने आप को डिपेंड बनाने लगता है। डिपेंड से बोले तो मतलब कि वो सीखने लगता है, चीज़ों में वृद्धि होने लगती है उसकी, देखो भावनाओं के विकास में पहल करने की क्षमता हो जाती है, उसको पहल मतलब सोचने की थिंक थोड़ा पहल बन जाती है, एक तरह से पहल बन जाती है। अगर वो बच्चा वहीं दब गया, शर्म के कारण उसको हमने फ्रीडम नहीं दी, उसमें एक पहल नहीं बनी, तो वो कैसा करे, हो जाएगा बच्चा अपराध बोधक हो जाएगा, मैंने उस बच्चे को नहीं पढ़ाया, डांटा, बहुत चिड़चिड़ा हो गया, बहुत उसको वहीं रोक दिया, शर्म से वो हो गया, तो वो कैसा हो जाता है, थोड़ा अपराध बोध बच्चा हो जाता है, पहल बनाम अपराध बोध। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 आप, परिश्रम बनाम हीन भावना। ठीक है, 4 स्टेज है आपकी, चौथा चरण है परिश्रम बनाम हीन भावना। ठीक है, यह बाल्यावस्था के मध्य में होती है, जो आपका परिश्रम है वो बाल्यावस्था के मध्य में शुरू हो जाती है, 6 से 12 वर्ष तक परिलक्षित होता है। बाल्यावस्था के अंतिम चरण में जब बालक कल्पनाशीलता से भरा होता है, वह समय बालक के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सबसे अच्छा समय होता है। इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना विकसित होने की संभावना होती है। देखो कैसे, जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था से शुरू हो जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था से पहल बना ली उसने, एक तरह से एक पहचान बना ली। ठीक है, वो फिर पहल बनाने के बाद पहल बनाने के बाद वो क्या करने लगता है, उसको पता लग जाता है कि हमको ये करना है, फिर वो एक परिश्रम करने लगता है, परिश्रम करने के बाद परिश्रम के साथ जैसे वो परिश्रम करा, उसने परिश्रम के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो वो क्या करने लगता है, हीन भावना करने लगता है। ठीक है,
सॉरी डिस्टर्बेंस, वो बेटा आ जाता है छोटा, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक जिज्ञासा होती है, परिश्रम करने लगता है, परिश्रम के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कि उसने बहुत परिश्रम करा, रिजल्ट नहीं मिला, तो उसमें थोड़ी सी हीन भावना की संभावना होती है, क्योंकि वो किशोरावस्था के स्टार्टिंग में आने लगता है, हीन भावना की संभावना हो जाती है। फिर है 5वां चरण में एरिक्सन क्या बोलते हैं बच्चा, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। जब देखो पहचान बनाने के लिए 5वां चरण स्टार्ट हो जाता है। ये चरण की एज होती है आपकी 13 से ऊपर होती है, ठीक है। तो जो 12 से 18 वर्ष होती है पहचान बनाम, ठीक है कि ये आपका 5वां चरण होता है। इसमें यह अवस्था किशोरावस्था होती है। जब किशोरावस्था होती है तो किशोरावस्था में सबको लगता है कि मैं कौन हूँ, लड़कों को लगता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, और उनको ये लगता है कि मैं 12th में अब मैं ये IIT करूँगा, या मैं नीट करूँगा, या फिर मैं IAS बनूँगा। सबको अलग अलग कंफ्यूज होता है कि मैं अब ये करूँ या वो करूँ। जो किशोरावस्था में क्या होता है, उनको एक पहचान की भी ज़रूरत होती है, पहचान भी बनानी होती है कि उन्होंने थोड़ी एक मूवी देख ली देशभक्ति की, तो उन्हें लगता है कि मैं तो वही आर्मी में जाऊँगा, या फिर वो कुछ और स्ट्रगल देख लेता है, तो उसकी थिंकिंग चेंज होती रहती है। तो इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में पहचान बनाने की तो वो पहल रहती ही है, विकसित होती है, बट उसमें पहचान भ्रांति होती है। क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है उनको अपना टारगेट बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं पहचान बनाम पहचान भ्रांति। 6 है आपका आत्मीयता बनाम अलगाव, आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक है। ये 4था चरण होता है। इसकी एज होती है 20 से 30 वर्ष। देखो जो मैंने एज लिखी है ना, ये क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि इस चरण में उसकी क्या एज होती है बच्चे की, ठीक है। तो ये एज याद रखना है। 6ठा चरण में होता है आपका 20 से 30 वर्ष होती है। व्यक्ति स्वयं को खोजना है, जिसमें स्वयं को किसी और व्यक्ति में खोजना पड़ता है। क्या होता है, एरिक्सन बोलते हैं कि व्यक्ति है ना स्वयं को खोजता है, स्वयं को किसी और में खोजता है। किसी और में खोजने मतलब उसको थोड़ी फीलिंग आने लगती है, लविंग शुरू हो जाता है किशोरावस्था से टाइप का। तो उसमें क्या होता है, वो अपने आप को फ्रेंड्स ढूंढता है, गर्लफ्रेंड ढूंढता है, बॉयफ्रेंड ढूंढता है, मतलब एक तरह से किसी को जीने की उम्मीद ढूंढता है, मतलब अपना संगति ढूंढता है, ठीक है। अगर वो संगति उसको अच्छी मिलती है तो क्या होता है, उसको आत्मीयता आ जाती है, आत्मीयता कॉन्फिडेंस टाइप आ जाता है, आत्मीयता आ जाती है। अगर मेरा अच्छा फ्रेंड बन गया, मेरे को अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई, या मेरे को अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया, या मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड मिल गया, ऐसा नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, मतलब संबंध, किसी का फ्रेंडशिप हो जाना, तो वो क्या होता है, उसमें आत्मीयता आ जाती है। अगर उसको वो अच्छा फ्रेंड्स नहीं मिलता, अच्छी फ्रेंड संगति नहीं मिलती, अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छा समाज नहीं मिलता, तो उसको क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है, उसको फीलिंग से अलगाव हो जाता है। तो इसको ही हम बोलते हैं आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक है। जब कोई फ्रेंड्स अच्छे से मिल जाता है, हम उसको अपने आप में पहचान मतलब दूसरे में खोज लेता है, तो वो हो जाता है आत्मीयता। अगर वो उसको वो चीज़ नहीं मिलती, भावनाएं नहीं मिलती उस तरह की, तो वो क्या फील करने लगता है, अलगाव फील करने लगता है। 7 आपका जननात्मकता बनाम स्थिरता, ठीक है। ये एज होती है, इसकी एज होती है आपकी 40 से 50 वर्ष। तो सबको पता होता है कि 40 से 50 वर्ष सबकी शादी हो जाती है, वो बच्चे ने पहचान बना ली, अपना करियर बना लिया, आत्मीयता बना ली। फिर क्या होता है, उसका जननात्मकता, नई पीढ़ी शुरू होती है, तो वो नई पीढ़ी के लिए चिंता करना शुरू कर देता है, अपनी पीढ़ी नई पीढ़ी के बारे में सोचने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जननात्मकता। फिर उसमें पीढ़ी के कल्याण करने के बारे में उसको फिर क्या हो जाता है, स्थिरता आ जाती है कि हाँ मैंने अब अपना पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा लिया। फिर एक नेक्स्ट आपका संपूर्णता बनाम निराशा, ये आपकी 8वीं और अंतिम चरण होता है एरिक्सन का। इसमें क्या होता है कि पूरी एक संपूर्ण पूरा कार्य हो गया। पहले बच्चे ने आपका क्या करा, सबसे पहला बच्चा स्टार्टिंग से फर्स्ट से हुआ, विश्वास हुआ, विश्वास के बाद उसने पहल बनाई, ठीक है। विश्वास के बाद उसमें विश्वास के बाद वो स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद उसने पहल बनाई, पहल के बाद उसने पहचान बनाई, ठीक है। पहचान के बाद उसमें आत्मीयता बनाई, ठीक है। आत्मीयता के बाद उसने जननात्मकता बनाया, जननात्मकता के बाद उसने पूरे होल लाइफ हो गई, संपूर्णता हो गई पूरी लाइफ बनाम निराशा। तो अब इसमें क्या करता है व्यक्ति, अपने पूरी जीवन की स्थिति को पूरा, उसने जो 50 साल निकाल दिए, 60 साल निकाल दिए, उसको वो टुकड़ों में अपना याद करता है। उसने अच्छा सक्सेस पाता है तो उसको बहुत वो मिलता है, संपूर्णता मिलती है, उसका भविष्य अच्छा होता है, उसने अच्छा समाज सीखा, अच्छा विकसित हुआ, तो वो क्या होता है, उसको संपूर्णता मिलती है। बट अगर उसको वो निराशा मिलती है, उसका जीवन अच्छा नहीं जाता, वो टुकड़ों में याद करता है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती अपने जीवन से, तो वो क्या फील करता है, निराशा फील करता है। तो ये थे आपके एरिक्सन के 8 चरण। पहले चरण में बच्चा स्वतंत्रता होता है, सॉरी
विश्वास रखता है, विश्वास बनाम अविश्वास रखता है। तो बच्चा पहले क्या रखता है, विश्वास रखता है। विश्वास बन जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र हो जाता है तो वो क्या करता है, आपका पहल बना लेता है। ठीक है, बच्चा जब पहल बना लेता है, पहल बनाने के बाद क्या करता है, वो अपना पहचान बनाता है। जब उस बच्चे की पहल हो जाती है तो वो क्या करता है, पहचान बना लेता है। पहचान बनाम भ्रांति, जब पहचान बना लेता है तो उसके बाद वो आत्मीयता करता है। ठीक है, आत्मीयता होने लगती है। जब आत्मीयता होने लगती है, जब उसका संबंध बन जाता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो आगे पीढ़ी बढ़ती है। फिर वो होता है आपका जननात्मकता। जब जननात्मकता हो जाता है तो फिर पूरा उसका स्थिरता आ जाती है कि उसने इतना सब कुछ कर लिया है। फिर लास्ट में क्या होता है, उसका बचता है आपका संपूर्णता बनाम निराशा। तो वो उसको पूरी स्टेज को अपना लर्न करता है, फील करता है, एनालाइज करता है, अच्छा फील करता है तो वो उसका संपूर्णता होता है। नहीं फील करता, असंतुष्टि होती है तो वो आपकी निराशा होती है। तो ये था आपका एरिक्सन का सामाजिकरण का सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिकरण का सिद्धांत। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेड का सिद्धांत और बंडूरा का सिद्धांत पढ़ते हैं। ये हमारा चैप्टर फिर सामाजिकरण खत्म हो जाएगा। फिर उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा लास्ट वीडियो क्वेश्चंस पे किसी ने ज़्यादा देखा नहीं है। अगर आप लोग नहीं देखना चाहते, अगर कम व्यूज़ होते हैं तो मैं उसको फिर नहीं बनाऊँगी। फिर हम टॉपिक वाइज टॉपिक ही देंगे, फिर क्वेश्चंस नहीं देंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा क्वेश्चंस मैं दूँ या नहीं दूँ क्वेश्चंस की वीडियो। ठीक है, थैंक यू।